नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टूडेंट 20 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 6। कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले? अध्याय 6 जिसका नाम है जीव प्रक्रम। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के कुल 5 क्वेश्चन करवाए थे। जो हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसके पहले के 5 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा 5 क्वेश्चन से आगे, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी चैप्टर का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव के आहार नाल यानी पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा है, क्या लिखा है, भोजन के पाचन में मुख्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर में लिखा है मानव के आहार नाल यानी पाचन तंत्र में निम्न भाग होते हैं। यानी जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारा आहार नाल होता है यानी पाचन तंत्र होता है, तो उसमें निम्न भाग होते हैं। मतलब जो हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है या क्या क्या उसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले मुख गुहा। क्या लिखा रहा? मुख गुहा। और मुख गुहा में सबसे पहले क्या क्या चीज़ आती है? तो मुख, जीभ और दांत। जीभ को हम जिह्वा कहते हैं और दांत। इस प्रकार ये 3 चीज़ें और हमारे सामने निकल कर आती है। इसके बाद में आता है दूसरा आता है ग्रसनी। 2 नंबर पे क्या आता है? ग्रसनी। तीसरा आता है ग्रास नली। चौथा आता है अमाशय। पांचवा आता है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? गृहिणी या इलियम। उसके बाद छठा आता है बड़ी आंत, या छोटी आंत बड़ी आंत दोनों चीज़ होती है। बड़ी आंत के अंतर्गत क्या क्या आता है? सीकम, कोलन, मलाशय। यानी इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है। अब आपको क्या करना है कि जितने नंबर क्वेश्चन पूछे उसी टाइप से आपको आंसर लिख देना है। तो जो 6 पॉइंट है तो जरूरी नहीं कि आप 6 पॉइंट लिखे, जो जो आपको याद आ जाए वो पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे मुख गुहा। क्या लिखेंगे? मुख गुहा। मतलब मुख गुहा के द्वारा भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। देखिएगा पहला नंबर आया मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? सबसे पहले मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये बिल्कुल हकीकत बात है, आप खुद जानते हैं। सबसे पहले हम मुख के द्वारा ही भोजन करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मनुष्य मुख के द्वारा भोजन करता है। मुख में सबसे पहले दांतों का कार्य भोजन को चबाना होता है। जब हम भोजन करते हैं सबसे पहले हम हमारे जो दांत है वही भोजन को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। जब भोजन करते हैं वो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है? विभक्त यानी बढ़ जाता है। तथा इसके बाद लार ग्रंथियों का कार्य लार का स्त्रावण करना होता है। यानी हम जब भोजन को चबा लेते हैं उसके बाद में जो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है ना, जीभ के साथ जो लार होती है वो भोजन को क्या करती है? भोजन को चिकना बनाती है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे स्त्रावण करना होता है, जिसमें पाचक एंजाइम होता है। इस लार में क्या क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन के कणों में अच्छी तरह मिल जाते हैं। जीविया का कार्य यानी जीभ का कार्य भोजन में लार को अच्छी तरह मिलाकर भोजन को चिकना बनाना होता है, जिससे भोजन ग्रसिका से होकर आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार मुख्य गुहा का ये कार्य होता है। ठीक, अब देखिएगा आगे नंबर दूसरा देखते हैं हम। नंबर दूसरा है हमारा ग्रसिका। क्या होता है? ग्रसिका। इसको ग्रसनी भी कह सकते हैं हम। तो इसमें लिखा है ये मुख गुहा और आमाशय के बीच का नलिका के आकार का एक भाग होता है। यानी जो मुख गुहा होता है और जो आमाशय होता है उसके बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रसिका या ग्रसनी कहते हैं, जिसके द्वारा मुख गुहा से चिकना व लुगदीदार भोजन आमाशय में पहुंचता है। जो भोजन हमारे जो आमाशय में पहुंचता है वो इसी की सहायता से या इसी के मार्ग से पहुंचता है। अब देखते हैं नंबर तीसरा क्या देखें? तीसरा है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ये क्या होती है? ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को निगलना होता है। यानी हम भोजन को जो निगलते हैं वो किसकी सहायता से? ग्रास नली की सहायता से, जिसकी सहायता से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है और भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक, अब इस प्रकार देखें चौथा पॉइंट है आमाशय। क्या है चौथा पॉइंट? आमाशय। आमाशय क्या होता है? यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा भाग होता है, जिसकी दीवारों में आमाशयी ग्रंथियां होती है, जिनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पाचक एंजाइम, रेनिन एवं पेप्सिन का स्त्रावण होता है। यानी इस प्रकार जो एंजाइम्स होते हैं इन सबका इन्हीं के द्वारा स्त्रावण होता है, जिससे हमारा भोजन आसान तरीके से पच जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का, मानव के आहार नाल यानी पाचन तंत्र का चित्र बना कर निम्न को नामांकित कीजिए। जैसे हमने जस्ट अभी
क्वेश्चन पढ़ा था वो का वही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, बस उसमें हमने चित्र नहीं बनाया था। इसमें हमें चित्र बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूछा गया हमसे यही चीज़ है कि मानव के आहार नाली यानी पाचन तंत्र का चित्र बनाकर निम्न का नामांकित कीजिए। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है देखो, वही मुख जो हम पढ़ चुके, ग्रसनी ये हम पढ़ चुके, आमाशय भी पढ़ चुके, आंत ये हमने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। जो आंत के बारे में भी आप थोड़ा आराम से मतलब आप आपके अनुसार लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है कि मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चित्र। तो चित्र को हमें समझना होगा और चित्र को हमें बना के आना होगा। तो जितना नंबर का उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इसमें डिटेल लिख सकते हैं। वैसे चित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्र ओनली चित्र पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिएगा उसका उत्तर क्या है। उत्तर लिखा है मनुष्य के आहार नाली यानी पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये चित्र मैंने यहाँ पर दर्शाया है, इस चित्र को आप ऐसे देख सकते हैं। देखिएगा चित्र में सबसे पहले ये देखिएगा आप, ये हमारी जिह्वा होती है, जीभ होती है, और यहीं से हम यहाँ पर भोजन करते हैं, ये हमारा मुख होता है। इसके बाद में इसमें देखिएगा मुख, ये यहाँ पर मैंने बता दिया मुख है, ठीक है। इसके बाद में होता है ग्रसिका, ये ग्रसिका आपको दिखाई दे रही है। तो ग्रसिका मतलब ये नली टाइप की होती है जिससे हमारा भोजन अंदर जाता है, जो हमें अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखिएगा ये थैलीनुमा जो है ये आमाशय होता है, ये आमाशय लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद में इधर अगर देखा जाए तो ये डायाग्राम होता है। इसके बाद में पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता है, पित्तनली, यकृत, अग्नाशय। यानी कहने का मतलब इस चित्र के अंदर सब चीज़ें आपको मिलेगी, जिसके द्वारा हम भोजन हमारा यहीं पर जाकर पच जाता है। और लास्ट में हमारे ये गुदाद्वार होता है ना। तो इस प्रकार ये चित्र भी आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से पूछा जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद में इसके अथवा में क्या लिखा है क्वेश्चन वाले, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री पौधा निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती है देखो, प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक हमारी जो कच्ची सामग्री होती है वो किस प्रकार होती है। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं नंबर एक में लिखा है भूमि से। तो भूमि से हम क्या प्राप्त करते हैं, भूमि से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, जल एवं खनिज पदार्थ, ये हमारा भूमि से प्राप्त होता है। नंबर दूसरा था वायुमंडल, या इसको हम वातावरण भी कह सकते हैं। तो वातावरण से क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तीसरा होता है सूर्य से क्या प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश। चौथा है पत्तियों से क्या होता है, क्लोरोफिल। तो इस प्रकार ये कच्चे सामग्री हमारी इस प्रकार प्राप्त होती है। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए हमने आपको बताया। चलिएगा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा रहा कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। यानी हमारे जो आमाशय है उसमें अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। यानी हमारे शरीर में जो अम्ल होता है वो भोजन के साथ कई प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। तथा अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है। और कैसा बनाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन में सहायक होता है। यानी हमारी पाचन में भी सहायता करता है। लेकिन अम्ल की अधिक मात्रा बढ़ने से पेट में एसिडिटी भी हो जाती है। अगर हम अम्ल की अगर अधिक मात्रा होगी तो पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी या जलन होने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका उत्तर है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का पद निम्न है। तो देखोगा मैंने यहाँ पर एक पत्र टाइप का बनाया, तो ये आपकी बुक में मिल जाएगा 6.8 का मिलेगा। 6.8 में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। बाकी बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको समझा जाए तो कोई कठिन नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज। क्या लिखा हमने, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के कितने, 6 कार्बन अणु, यानी ग्लूकोज के कितने अणु लेंगे, 6। इसके अंदर कोशिका द्रव में किसकी उपस्थिति में होता है, कोशिका द्रव की उपस्थिति। फिर पायरुविक अम्ल यानी 3 वायु के अणु प्लस ऊर्जा, ये चीज़ें इसमें उपस्थित होती है। अब इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग है ये यीस्ट में, दूसरा भाग होता है जो ऑक्सीजन का अभाव में हमारी पेशी कोशिका में, और तीसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिएगा पहला जो यीस्ट में लिखा, इसको हम लिखेंगे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
और ऊर्जा के यहाँ पर कितने अणु बनेंगे, दो कार्बन अणु, और ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति। काय की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, सॉरी ये किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। फिर इसके बाद में देखा हमने यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा है जैसे लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और इसमें कितने कार्बन के कितने अणु होंगे, 3 अणु होंगे। और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्लस जल प्लस ऊर्जा। यानी इस प्रकार ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का ये जो पद है, इसको हमने बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो आप चाहें तो अपनी बुक में भी समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11वां क्वेश्चन, मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये चित्र भी आपको दे दिया गया है, ये चित्र बता दिया गया है, ये आपकी बुक में अगर आप चाहें तो देखते हैं 6.5 मानव का श्वसन तंत्र, उस बुक के अनुसार भी आप बना सकते हैं। तो ये हमने जो अभी पीछे जो चित्र देखा था सेम उसी टाइप का ये चित्र है, बस हल्का सा थोड़ा सा और ये ऊपर का भाग है और उसमें नीचे का भाग भी दिया था। बाकी देखा आप ये मुख गुहा ये आप देख सकते हैं, ग्रसनी भी देख सकते हैं, इसका कंठ भी देख सकते हैं, ये श्वास नली उपस्थिति वलय है ना। इस टाइप से ये जो नामकरण दे रखे, बस ये थोड़ा सा नामकरण ही आपको करना है, बाकी वो चित्र की जो आकृति सेम उसी टाइप की हो जाएगी। तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ तो ये चित्र ही पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको चित्र ही कर लेना है। इसका उत्तर क्या है, उत्तर में लिखा है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। क्या चित्र है इसको हम समझते हैं। देखिएगा ये चित्र हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करेंगे इसको। आपकी बुक में आप देख सकते हैं, चित्र मिलेगा आपको 6.13 में मिलेगा मानव उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है इसको ही हम कहेंगे वायुव्रक या धमनी। अब जो दूसरे नंबर पर लिखा है इसको हम कहेंगे यहाँ पर वायाव्रक, और उसके बाद में जो नीचे लिखा है वायुव्रक की शिरा, इसको क्या करेंगे, शिरा है ना। जैसे कि ऊपर का यहाँ पर हम धमनी की बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, शिरा बोलेंगे, यानी वायुव्रक की शिरा बोलेंगे। धमनी और शिरा हो सकता है इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन या हम नीचे यहाँ पर धमनी और शिरा में भी अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो लिखा है महाधमनी, मतलब इन दो से सबसे बड़ी जो होती है उसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और ये पतली टाइप की जो ये आपकी रेखा जो आ रही है इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी, मतलब जो मूत्र नलिका होता है उसको क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। इसके बाद में जो इधर का ये भाग होता है इसको कहते हैं महाशिरा, और लास्ट में जो ये होता है ये जो थैलीनुमा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं मूत्राशय, यानी हमारा मूत्र यहीं पर इकट्ठा होता है। इसके बाद में लास्ट में जो नली टाइप की होती है ये होता है मूत्र मार्ग, यही से हमारा मूत्र बाहर निकलता है। तो इस टाइप से आप मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, मतलब ये चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप अच्छे से चित्र बनाएं और इसके नामकरण को अच्छे से लिख दें। तो यही आपका चित्र परीक्षा में 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला था क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर में लिखा हुआ है हमारे शरीर में वसा का पाचन शुद्रांत्र के ऊपरी भाग ग्रहणी में होता है, जहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्तरस नली द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय से प्राप्त पाचक रस सक्रिय होते हैं तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा का पाचन वसीय अम्ल में कर देता है। यह प्रक्रम ग्रहणी में होता है, और ये प्रक्रम कहाँ पर होता है, ग्रहणी में होता है। ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही IMP क्वेश्चन है और ये आगे तक आपको काम आएगा, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, फिर इसी में आगे लिखा कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। फिर इसके बाद में इसमें लिखा है अथवा एक क्वेश्चन और हमने दिया है ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए। उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सी श्वसन। अगर चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर ऑक्सी श्वसन लिख दे, इधर अनॉक्सी श्वसन लिख दे, या इधर वायवीय लिख दे, इधर अवायवीय लिखिए, जैसा आपको अच्छा लगे।
हमने यहाँ पर इस टाइप से लिखा, पहले ऑक्सी श्वसन के पॉइंट बता देंगे, उसके बाद में अनॉक्सी श्वसन के पॉइंट बता देंगे, या फिर हम यहाँ पर वायवीय श्वसन लिख ले और फिर बाद में अवायवीय श्वसन के बता देंगे। तो इसका पहला पॉइंट है क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीश्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की अगर परिभाषा है तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीश्वसन कहलाता है। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें काय का ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, इसका अंतिम उत्पाद CO2, ये क्या लिखा CO2, तो आपको CO2 ऐसे लिख देना, C ये O और ये 2 ऐसे नीचे लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार H2O लिखा तो इसको भी हम ऐसा लिखेंगे H और ये 2 और ये O, इसको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा H2O होता है। फिर उसके बाद चौथा है, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया जब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीश्वसन, तो इसका मतलब ये क्रिया निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, तो हम लिख सकते हैं ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पांचवा है, इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर छठा है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प बनती है। सातवां है, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP। अब आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये विकल्प सत्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP बनते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने बनते हैं, 38 ATP अणु मुक्त होते हैं या बनते हैं। फिर आठवां लिखा रहा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होती है। कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है विकल्प तौर पर, ऑक्सीजन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला है नवा, ये क्रिया अधिकांश जीवों में होती है। अब यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट लिखे, तो आपको 9 लिखने की जरूरत नहीं, 9 याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको आंसर देना पड़ेगा। यदि आपको 4 नंबर क्वेश्चन आता है 4 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर का आता है 3 पॉइंट लिख देना, 5 नंबर का आता है 5 पॉइंट लिखना है। यानी जितने नंबर का है उतने पॉइंट आपको याद करना, जो सरल लगे वो आप आपके हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ऑक्सीजन के पढ़े, इसी प्रकार हम अनॉक्सीजन के पढ़ेंगे। अनॉक्सीजन में पहला पॉइंट आता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण अनॉक्सीजन कहलाता है। यानी बिल्कुल वो कि वही डेफिनेशन है, सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ वहाँ पर उपस्थित लिखा था, यहाँ पर अनुपस्थित लिखना है, मतलब कि वही डेफिनेशन हो गई कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनॉक्सीजन कहलाता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा लिखा, इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा अल्कोहल बनता है। और अब के इसके पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें CO2 और H2O था, है ना। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या हुआ, CO2, और CO2 को आप कैसे लिखेंगे, CO और ये 2 ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा है, ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। हमें पता है जब अनॉक्सिजन श्वसन पढ़ेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, तो यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। पांचवा है, इस क्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। छठा है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल बनती है। सातवां है, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 2 ATP 2 ATP अणु बनते हैं और यह 2 अणु मुक्त होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था, वो वही आपका विकल्प बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा पूछा था, अनॉक्सिजन श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में कितने अणु मुक्त होते हैं या बनते हैं, तो कितने बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। हमें याद रखना 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। अगला है, यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नवा है, यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का ही होता है। यानी जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, क्या, कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। अतः इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, यानी श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। काफ़ी ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इसको कर ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं धमनी। तो धमनी क्या होती है, इसमें हम जो पॉइंट लिखेंगे तो नंबर के हिसाब से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इसकी भित्ति यानी दीवारें लचीली तथा मोटी होती है। दूसरा, इसकी गुहिका यानी ल्यूमेन संकरी होती है। इसका तीसरा, यह लाल रंग की दिखाई देती है। चौथा, इसमें कपाट यानी वाल्व नहीं पाए जाते हैं। पांचवा,
इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठा, इसमें रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार धमनी के पॉइंट लिखे। अब लिखेंगे हम शिरा के पॉइंट। क्या है शिरा में? पहला, इसकी भित्ति यानी दीवारें लचीली तथा पतली होती है। दूसरा, इसकी गुहिका ल्यूमेन चौड़ी होती है। इसके बाद तीसरा, यह नीले रंग की दिखाई देती है। चौथा, इसमें कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। पांचवा, इसमें इनके आयतन में परिवर्तन होता रहता है। छठा, इसमें रक्त निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है। सातवां, इनका कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाना होता है। यानी इस प्रकार मैंने 6 पॉइंट 7 पॉइंट आपको बताए। तो आपको जो भी जितने नंबर का पूछा जाए 2 नंबर का 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर 3 नंबर यानी 4 नंबर यानी 3 4 जितने नंबर का तो हिसाब से आपको पॉइंट लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। धमनियों की तुलना में शिराओं में पतली दीवारें क्यों होती है? अथवा लिखा है शिराओं की दीवारें धमनियों से पतली क्यों होती है। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर लिखते हैं हम। उत्तर में लिखा है धमनियों का कार्य हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है, जबकि शिराओं का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाना होता है। इसलिए शिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती है ना। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, 2 नंबर के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? ये भी बहुत छोटा, 2 नंबर के हिसाब से। उत्तर है जाइलम पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। तो ये भी 2 नंबर का हिसाब से हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ ले अच्छे से। क्या कह रहा है? रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो एक साइड मैंने लिखा रक्त और एक तरह लिखा लसिका। ठीक है, पहला पॉइंट, यह एक गहरे लाल रंग का द्रवीय उत्तक है। इधर लिखा यह एक रंगहीन द्रवीय उत्तक है। फिर दूसरा लिखा इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित नहीं होती है। तीसरा लिखा इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। चौथा है इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में होते हैं और इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होती है। पांचवा लिखा यह O2 तथा CO2 और CO2 को कैसे लिखना मैं पीछे बता चुका हूँ, है ना, का परिवहन करता है। इसमें लिखा यह ऊतकों तथा भोज्य पदार्थों का संवहन करती है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर का, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। ये भी 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक तरफ लिखा जाइलम और एक तरफ लिखा फ्लोएम। पहला पॉइंट, ये निर्जीव ऊतक है और यह सजीव ऊतक है। दूसरा है इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है और इसकी भित्ति अपेक्षाकृत कम मोटी होती है। तीसरा, इसमें मुख्य संवहन नलिकाएं पाई जाती है और इसमें मुख्य चलनी नलिकाएं पाई जाती है। चौथा है इसके द्वारा जल और लवणों का संवहन किया जाता है और इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। फिर पांचवा, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखवाए हैं, तो आपको जितने सरल लगे या जितने छोटे छोटे पॉइंट है वही आपको याद कर लेना है और जैसा जितने नंबर क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिख कर आ जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चनों का समावेश बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया है और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको नेक्स्ट यानी 11-12 तक भी आपके लेवल में काम आएंगे। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से रीड करें और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।